देवभूमि प्रणाम दर्शकों, मैं ध्यान प्रसाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल देवभूमि मिरर न्यूज चैनल। दोस्तों, जैसे कि मैं खास व्यक्तित्वों की जो मुलाकात है आपसे कराता रहता हूं, आज मैं फिर से एक खास मुलाकात करवाने वाला हूं। वक्त जाया ना करता हुए सीधे उस खास व्यक्तित्व से आपका तारुफ करवाता हूं। नमस्कार। नमस्कार सर का नाम है महेंद्र धर्माणी, जो कि हिमाचल भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। और इनके परिचय के बारे में थोड़ी सी बात एक और जोड़ देता हूं कि जयराम सरकार में ओएसटी का, तो बात को ज्यादा ना खींचते हुए सीधे धर्मानी सर से बातचीत करते हैं। पहले तो नमस्कार सर आपको, और देवभूमि मिरर चैनल की तरफ से आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूंगा, आशीष शर्मा जो कि हमीरपुर से भाजपा प्रत्याशी हैं इस सीट के लिए, वो किस तरह के उम्मीदवार हैं, क्या सोच है उनकी? आशीष हमीरपुर के लिए कोई नया नाम नहीं है। आशीष हमीरपुर में एक समाज सेवी के नाते एक ऊर्जावान सामाजिक सोच वाला व्यक्तित्व है। जो व्यक्ति हमीरपुर की जनता के साथ सीधा संपर्क में रह करके अपने दम पर और लोगों के आशीर्वाद से पिछले विधानसभा चुनावों में विजय हुए थे। उन्होंने अपने प्रयासों से, अपनी सामर्थ्य से और अपने विजन के अनुसार हमीरपुर में काम करने का प्रयास किया और हिमाचल सरकार में प्रयास किया कि सरकार के साथ चल करके वो हमीरपुर का विकास कर सकें। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि हिमाचल सरकार ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हमीरपुर की जनता के चुने हुए प्रतिनिधि का जिस प्रकार से उत्पीड़न किया, प्रताड़ित किया, उसके कारण उनको त्याग पत्र देना पड़ा और वो एक बार पुनः जनता के दरबार में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हैं। हाँ बिल्कुल सर। देखिए, बार बार ये सवाल उठता है कि हमारे जो भाजपा प्रत्याशी हैं उन्होंने, आशीष शर्मा ने, उन्होंने त्याग पत्र क्यों दिया? जैसे कि आपने कहा प्रताड़ना, थोड़ा सा इस पर और प्रकाश डालें। पिछले 1.5 साल के अंदर अगर हम जाते हैं, देखते हैं जो घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश की राजनीति में घटा, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के ही चुने हुए जो प्रतिनिधि विधानसभा के अंदर थे, उन्होंने जो प्रश्न खड़े किए, निर्दलीय विधायक जो सरकार के समर्थन में थे, जिस प्रकार से प्रश्न उन्होंने खड़े किए और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर उन्होंने प्रश्न किए, यानी कोई जनप्रतिनिधि 3 बार 3 दिन तक 8 घंटे मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठा रहता है, उनसे मिलने का समय मुख्यमंत्री के पास नहीं है, अपनी योजनाएं और लोगों का काम लेकर के वो मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री उनको सुनते तक नहीं थे। यानी जिसको हम कह सकते हैं कि एक जलालत और जलील करने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। और हैरानी तो इस बात की है कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि थे उनको महत्व नहीं था, लेकिन जो अघोषित प्रतिनिधि थे उनको महत्व दे करके, उनको कुल मिलाकर के जनता से जिनका कोई सरोकार नहीं रहा, ऐसे लोगों के माध्यम से काम करने का प्रयास इस सरकार ने किया और जनप्रतिनिधि अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगे। धर्मानी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। वैसे कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार कांग्रेस की है तो कांग्रेस का विधायक जीतना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस प्रतिनिधि अगर आगे आता है तो क्या हमीरपुर विकास की राह पर चल पड़ेगा? विकास सरकार किसकी है इसके दम पर नहीं होता। विकास जो जनप्रतिनिधि है उसकी सोच क्या है, उसका विजन क्या है, उसके पास उन समस्याओं को लेकर के, उन चीजों को लेकर के जो वहां की आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं के अनुसार उसके दिमाग में ब्लूप्रिंट क्या है, इसके ऊपर निर्भर करता है। और हिमाचल प्रदेश में
विकास हो कहाँ रहा है? असल बात तो ये है, जी पिछले 1.5 साल के अंदर एक भी विकास कार्य अगर हमीरपुर में हुआ है तो मुख्यमंत्री बताएं। ये बोलने से नहीं होगा कि कांग्रेस की सरकार बना दो। कांग्रेस की सरकार लोगों ने बनाई हिमाचल प्रदेश के अंदर, आपने तो संस्थान बंद किए, जी तालाबंदी की सरकार इस सरकार को लोगों ने कहा। ये पहली सरकार है जिसने आकर के सीधी तालाबंदी की है। कितने संस्थान बंद कर दिए जैसे और कि किस प्रकार हम जानते हैं। हमीरपुर में अपना जो डिग्री कॉलेज था उसको बंद किया गया, यहाँ जो चिकित्सा संस्थान थे उनको बंद किया, सैकड़ों की संख्या में हमीरपुर में संस्थान बंद किए। और हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड जो था, जी ठीक है, अगर उसमें भ्रष्टाचार हुआ तो भ्रष्टाचार की इंक्वायरी करो, सजा दो, लेकिन संस्थान बंद करने का काम आपने किया। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के समय में वो संस्थान यहाँ आया था, कई संस्थान यहाँ आए, लेकिन मुख्यमंत्री जी के संस्थान लाने का कोई रुचि नहीं है हमीरपुर में। वो केवल वो कहते हैं मैं हमीरपुर का हूँ। अरे भाई अपने आप स्पष्ट कर दो, आप हमीरपुर के हो, देहरा के हो, नदौन के हो, छोटा शिमला के हो। कुल मिलाकर के सुक्खू जी झूठ बोल करके जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। अच्छा सर, एक चीज और पूछ रहा था, जैसे आप बात कर रहे थे, जैसे मैं फिर से पुराने प्रश्न पर लौट रहा हूँ कि अगर यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी जीतता है तो कहीं आपका आशय ये तो नहीं है कि एमएलए को उतनी तवज्जो नहीं मिलेगी जितनी की अघोषित प्रतिनिधियों को मिल रही? यही कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी पिछले 1.5 साल से एक बात बार बार कह रही है कि सुक्खू जी व्यवस्था परिवर्तन की बात तो करते हैं, लेकिन व्यवस्था का सम्मान नहीं करते। व्यवस्था के सम्मान से मेरा संबंध है, मेरा मतलब है कि हमीरपुर की जनता ने जिसको जिताया जी वो हमीरपुर का प्रतिनिधि है, वो हमीरपुर का स्वाभिमान है जी उसका सम्मान करना मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उनको जलील करके हमीरपुर की जनता को जलील करने का काम किया है। और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी बार बार झूठे वायदे और झूठी बातें करके जनता को गुमराह करना चाहते हैं। और विकास, आज प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है, आप 1.5 साल के अंदर जो किया उसके बारे में बातचीत करिए। जी आप उसके बारे में तो कुछ बोल नहीं रहे। हमीरपुर के अंदर एक संस्थान आप बताइए जो आप लेकर के आए, आप अपना काम बताइए, आप काम नहीं बता रहे हैं। मैं हमीरपुर में पैदा हुआ, मैं हमीरपुर का हूं, इससे क्या होता है? और इसमें भी दुविधा है, इसमें भी द्वंद है। कभी आप बोलते हैं मैं छोटा शिमला का हूं, कभी आप बोलते हैं मैं देहरा का हूं, कभी आप बोलते हैं मैं हमीरपुर का हूं। अभी तो नया नारा दिया है, देहरा मैं हूं तेरा। कहां के हो आप? सच बोलिए। और कुल मिलाकर के इन जुमलों से हट करके आप सही में विकास की बात करिए। और उस विकास के आधार पर हमीरपुर की जनता इस बार आशीष शर्मा को वोट देकर के विधानसभा में दोबारा भेजेगी, क्योंकि हमीरपुर के स्वाभिमान की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। अच्छा धर्मानी सर, मैं एक चीज, जब काम की बात आप कर रहे हैं तो अभी हमीरपुर में बहुत काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बड़े काफी शौचालय वगैरह बड़े अच्छे व्यवस्थित कर दिए गए, तो कार्य तो हो रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है? जो अर्बन डेवलपमेंट के अंतर्गत जो जिन कामों की आप बात कर रहे हैं जी वो सारे काम भारतीय जनता पार्टी के समय में उनकी डीपीआर बनी, उसके कागजात आपको उनके दफ्तरों से मिल जाएंगे, हमारे पास उसकी कॉपियां हैं। उसके बारे में जो बजट का प्रावधान था वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी के समय में वो निर्माण कार्य हुआ। हाँ, इतना जरूर है कि उन शौचालयों के रिबन काटने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। अच्छा धर्मानी साहब, एक चीज और बताइए, जैसे धूमल सरकार काफी टाइम रही है, तो धूमल सरकार वर्सेस सुक्खू सरकार, आप इनके दोनों के काम में क्या अंतर बात है? धूमल जी की जब सरकार हिमाचल प्रदेश में 10 साल के लिए वो मुख्यमंत्री रहे, आज भी आप किसी भी गांव में चले जाइए, मैं चुनाव की दृष्टि से यहाँ कई गांव में गया हूँ, लोग आज भी बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि ये जो सड़क बनाई है ये प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने बनाई, ये जो इंस्टीट्यूट है ये प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल यहाँ लेकर के आए। बड़े बड़े संस्थान हमीरपुर में लाने का काम, सड़कों का निर्माण और लोगों को घर द्वार हर सुविधा उपलब्ध कराने का काम प्रेम कुमार धूमल जी ने और अनुराग ठाकुर जी ने किया है केंद्रीय मंत्री रहते।
कई योजनाएं, कई बड़े बड़े संस्थान हमीरपुर के अंदर आए, तो उन योजनाओं के अंदर प्रेम कुमार धूमल जी और अनुराग ठाकुर जी का बहुत बड़ा योगदान है। और मुख्यमंत्री किसी जिले का, प्रदेश का क्या होता है, इसका एहसास अगर हमीरपुर की जनता को कभी हुआ तो तभी हुआ जब प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अच्छा धर्मानी साहब, कुछ बातचीत ऐसी भी चल रही है कि बीजेपी में कहीं अंतरकला। बीजेपी में अंतरकला कांग्रेस के लोग कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो हमेशा अनुशासन के लिए जानी जाती है। असहमति हो सकती है किसी विषय पर, लेकिन गुट नहीं है। और मुझे हैरानी ये है कि गुटबाजी की बात वो पार्टी कर रही है जिसकी प्रदेश की अध्यक्षा और इस सरकार का एक मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा लगाने के लिए पिछले 1.5 साल से गुहार लगा रहे हैं, तड़प रहे हैं, मांग कर रहे हैं। और हम सबको, मीडिया के लोगों को भी पता होगा कि जिस दिन विधानसभा के अंदर राज्यसभा का चुनाव होने के बाद जिस प्रकार से उन मंत्री जी ने त्याग पत्र दिया, तो फूट फूट कर रोए थे कि मेरे पिताजी की प्रतिमा के लिए 2 गज जमीन इस प्रदेश के पास नहीं है, मुख्यमंत्री के पास उपलब्ध नहीं है। और आज कांग्रेस एकजुटता की बात करती। कांग्रेस के हमें वो भी दिन याद हैं जब परवाणु में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर आपने गोबर फेंका था, वो इतिहास की बात। लेकिन कांग्रेस गुटबाजी की बात ना करे, कांग्रेस अपने घर को संभाले। अच्छा सर, फिर से वापस मुड़ता हूँ आशीष शर्मा की तरफ। आपको क्या लगता है कि वो फिर से विजय रथ पर सवार है, और हैं तो क्यों? निश्चित तौर पर आशीष शर्मा का व्यक्तित्व एक साधारण व्यक्तित्व है, पढ़ा लिखा, ऊर्जावान और एक नई सोच के साथ अपने समाज सेवा का जो जज्बा उनके अंदर है, उसके आधार पर वो राजनीति में आए। और उस राजनीति को करते हुए वो हमीरपुर की जनता ने उनको पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके प्रतिनिधि चुना। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। कोई व्यक्ति उसमें कुछ विशेष तो है, और जनता जनार्दन से बड़ा जज कोई नहीं है। तो जनता जनार्दन ने उनको जब चुना, तो इसका मतलब है कि उनके अंदर कुछ ना कुछ तो खूबियां हैं। उन खूबियों के आधार पर वो जनता की सेवा करना चाहते हैं, और जनता की सेवा अब भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से विधायक बनने के बाद हमीरपुर की जनता की इच्छाओं के ऊपर पूरा उतरेंगे। और जो अपेक्षाएं हमीरपुर की जनता को है, उसके लिए वो भरपूर कोशिश और प्रयास करेंगे, ऐसी हमारी सबकी आशा है। धर्मानी जी, एक प्रश्न और आपसे पूछना चाह रहा हूं। हम जब भी जनता के बीच में जाते हैं तो वहां पर एक प्रश्न बड़े जोर शोर से उठता है कि आशीष शर्मा तो इंडिपेंडेंट चुनाव जीते थे, अगर उन्होंने बीजेपी ही ज्वाइन कर दी थी तो वो सीधे क्यों उन्होंने बीजेपी में चले गए, और ताकि चुनाव का खर्चा बच जाता। तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? इस प्रश्न के 2 पहलू जी। इसका कानूनी पहलू ये है कि कोई भी विधायक जब वो आजाद या निर्दलीय जीत करके आता है, और जब वो विधायक बन गए, उसके बाद वो किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं बन सकते। वो उस पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर वो ज्वाइन करते हैं तो उनके ऊपर दल विरोधी कानून इंप्लीमेंट होता है और उनकी सदस्यता जाती है। वो किसी भी राजनीतिक दल के एसोसिएट मेंबर बन सकते हैं, लेकिन वो कोई भी इंडिपेंडेंट, जो इस बार 3 थे, वो नहीं बने। असल प्रश्न ये है कि आखिरकार आशीष शर्मा ने या 2 अन्य निर्दलीय विधायकों ने त्यागपत्र दिया क्यों? उन्होंने त्यागपत्र दिया, इस प्रदेश की जो सरकार है, उसके जो मुखिया हैं, उन्होंने जिस प्रकार से उनको जलील किया, जलालत उनकी हुई, उससे दुखी होकर के उन्होंने त्यागपत्र राज्यसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार का विरोध करने के बाद दिया। और भारतीय जनता पार्टी में वो त्यागपत्र देने के बाद आए। उसके बाद उनको लगा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का समर्थक हूं, या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है, उनकी जो नीतियां, जो विकास की नीति है, उससे प्रभावित होकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। लेकिन असल में
कोई भी निर्दलीय विधायक किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बन सकता है कानून। धर्मानी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। दिल तो कर रहा है कि हम बहुत लंबे समय तक आपसे बातचीत करें, लेकिन थोड़ी वक्त की पाबंदी होती है, आपकी भी और हमारी भी। धन्यवाद। तो आपके साथ बातचीत करने का बहुत आनंद आया और मैं फिर से दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से। और आप सभी को देवभूमि प्रणाम। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।